जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम सामान्य हिंदी में उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं हम उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग को आप जानते हो अंग्रेजी में प्रीफिक्स भी कहते हैं, यानी कि पहले, जिसका अर्थ होता है पहले। तो हम देखते हैं उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उप उप मतलब समीप, समीप यानी पास में, किसी के पास में। और सर्ग, सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना या बनाना या निर्माण करना, यानी कि किसी के पास में आके कुछ निर्माण करना या बनाना। अर्थात किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना, किसी शब्द के अर्थात किसी शब्द के समीप या पास आकर या उससे पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। इसकी परिभाषा क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और हम ऐसा भी कह सकते हैं, उपसर्ग वह अवयव है जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हम कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। तो हम एक सूत्र के माध्यम से समझते हैं। इसका सूत्र क्या है? शब्दांश धन शब्द बराबर नया शब्द। यानी कि कोई मूल शब्द होगा, उसमें शब्दांश जुड़ेगा, तो उससे क्या होगा? नया शब्द बनेगा। कैसे? देखते हैं इसमें। इसमें शब्दांश क्या है? इसमें शब्दांश उपसर्ग है। और जो शब्द क्या है? वो मूल शब्द है। मूल शब्द यानी कि धातु रहेगी कोई भी, मूल शब्द कोई भी, मूल धातु कोई भी रहेगा, मूल शब्द रहेगा। जैसे इसका सूत्र देखिए, शब्दांश प्लस शब्द बराबर नया शब्द। शब्दांश क्या है? उपसर्ग है। शब्द क्या है? मूल शब्द रहेंगे, जो धातु मूल धातु रहेगी वो। और नया शब्द जो बनेगा क्या रहेगा? वो होगा उपसर्ग से बना नया शब्द। कैसे? अब देखते हैं हम एक एग्जाम्पल के उदाहरण के माध्यम से। देखिए यहाँ पर अप, अप क्या है? शब्दांश है, शब्दांश है। और यश क्या है? शब्द है। और अपयश क्या है? इन दोनों अप धन यश से मिलकर एक नया शब्द बना। क्या बना? अपयश। तो इसमें अप क्या हो गया? इसमें अप, इसमें अप क्या हो गया? अप हो गया इसमें उपसर्ग। और यश हो गया इसमें मूल शब्द। और अपयश क्या हो गया? उपसर्ग से बना नया शब्द। अब देखिए आप, इसमें कितना अंतर हो चुका है। यश, मूल शब्द तो यश था, मतलब कि अच्छा। यश मतलब यश कृति, एक यश प्राप्त हुआ, किसी ने अच्छा काम किया, उसे यश मिला, तो कितना अच्छा शब्द हो गया। लेकिन इसके आगे जैसे ही अप जुड़ गया, अप उपसर्ग जुड़ गया, तो उससे क्या हो गया? उसके शब्द का ही अर्थ ही बदल दिया उसने, अपयश यानी बुरा। अब इसमें आप देखो, मूल शब्द परिभाषा में क्या था? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे, आप देखिए परिभाषा में, ये वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे ये यश शब्द था, मूल शब्द था, इसके आगे अप उपसर्ग आ गया और ये जुड़ गया, तो इससे क्या, एक नया शब्द बन गया अपयश। उदाहरण देखते हैं। देखिए अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पराधनंजय, पराजय। अब इसमें आप देखो, पराधनंजय, जय, जय अच्छा शब्द है, जय विजय जीत। अब उसमें परा लगने से उस शब्द का ही अर्थ बदल गया है, पराजय। अब अगला देखो, आधनहार, आहार। ऐसे प्रधनहार, प्रहार। समधनहार, संहार। अतिधन, अधिक, अत्यधिक। अतिधन, अधिक, अत्यधिक। अतिधन, अंत, अत्यंत। अभिधनमुख, अभिमुख। परिधनजन, परिजन। अब उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? हम मूल शब्द कहते हैं। आपको मैंने बता दिया था, उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? मूल शब्द कहेंगे। उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं, उन्हें हम मूल शब्द कहते हैं।
उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं उन्हें मूल शब्द कहेंगे। और उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं उन्हें मूल शब्द में कहेंगे। उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं उन्हें मूल शब्द कहते हैं। उपसर्ग विधि से बने शब्द का अर्थ मूल शब्द के आसपास ही होता है। उपसर्ग विधि से बने शब्द का अर्थ मूल शब्द के आसपास ही होता है। उपसर्ग विधि से बने शब्द मूल शब्द के सापेक्ष 3 प्रकार के अर्थ निकालते हैं। कौन-कौन से सापेक्ष 3 प्रकार के कौन-कौन से अर्थ निकालते हैं? तो एक तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और एक नया अर्थ है। कैसे हम देखते हैं कुछ उदाहरण। देखिए यहाँ पर विभिन्न, पर्यायवाची विभिन्न हो गया, भिन्न और विभिन्न। भिन्न, भिन्न मतलब भी अलग-अलग और विभिन्न मतलब भी अलग-अलग। मतलब ये क्या पर्यायवाची हो गया। भिन्न और विभिन्न एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द हो गया। अब यहाँ पर देखिए विलोम, जय और जय के आगे हमने क्या लगा दिया? परा, तो पराजय हो गया। तो यहाँ क्या है कि पर्यायवाची विलोम और एक दूसरा तीसरा क्या है? नया अर्थ बनता है उससे। प्रधन हार, हार और प्रधनार्थ, इससे क्या नया शब्द बन गया। ऐसे ही देखिए नाश, नाश मतलब भी नुकसानी है और विनाश मतलब भी नुकसानी है। तो ये भी पर्यायवाची है इसका सापेक्ष। और यहाँ पे पक्ष और विपक्ष, पक्ष मतलब अपने पक्ष में और विपक्ष मतलब अपने पक्ष में नहीं है, अपने विपक्ष में है। और यहाँ पर शेष और विशेष, ये एक नया अर्थ बन गया है। तो कहने का मतलब ये है कि उपसर्ग विधि से बने शब्द मूल शब्द के सापेक्ष 3 प्रकार के अर्थ निकालते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं उपसर्ग की संख्या। संस्कृत में उपसर्ग की 22 संख्याएं होती है, ध्यान रखना। और हिंदी में उपसर्ग 13 होती है। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है, हिंदी में उपसर्ग की संख्या 13 होती है। और उर्दू, फारसी, अरबी में उपसर्ग की संख्या 19 होती है। और अंग्रेजी के उपसर्ग कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब देखते हम संस्कृत के उपसर्ग जो 22 होते हैं। एक बात ध्यान रखना आप कि उपसर्ग में विसर्ग नहीं होता है। उपसर्ग में विसर्ग नहीं होता है। जैसे ये निस धन कर्ष, निष्कर्ष है, तो हम यहाँ पर नि उपसर्ग धन कर्ष ऐसा नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ये नि आधा स षटकोण का ये आधा स सरोते वाला हम लिखेंगे धन कर्ष निष्कर्ष। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये समधन कार, यहाँ पर समधनकार है, आप सही कार कर लीजिए। समधनकार संस्कार। तो परिधन पूर्ण, परिपूर्ण। दुर्धन जन, दुर्जन। ये आधार है, तो ये आधार ऊपर जा लग गया यहाँ पे। दुर्धन जन, दुर्जन। अतिधन अंत, अत्यंत। अवधन गुण, अवगुण। उपधन वन, उपवन। तो अब यहाँ देखिए हम संस्कृत के उपसर्ग जो 22 है कौन कौन से होते हैं, तो उनके अर्थ भी अपन देखेंगे, शब्द भी देख लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखो अति, अति मतलब होता है अधिक, जो हमने ये बनाया था। अति धन अंत, अत्यंत। और उससे पहले भी हमने अति धन अधिक किया था, तो अत्यधिक। तो जैसे यहाँ पर देखिए अति का अर्थ होता अधिक, तो अति धन अधिक, अत्यधिक। इसका अत्यंत होगा अति धन अंत, अत्यंत। अति धन रिक्त, अतिरिक्त। अति धन सय, अतिशय। अधि, अब यहाँ पर देखिए अधि, अधि का मतलब होता ऊपर या श्रेष्ठ। तो अधिधनकार अधिकार, अधिधन पति अधिपति, अधिधन नायक अधिनायक। और यहाँ अनु, अनु मतलब पीछे या समान। अनुधनचर अनुचर, अनुधन करण अनुकरण, अनुधन सार अनुसार, अनुधन शासन अनुशासन। इस तरह से ये इसके संस्कृत के 22 उपसर्ग है। तो आप देखिए अति हो गया एक, तो दूसरा अधि, तीसरा अनु, चौथा अप, अप बुरा हीन जिसका अर्थ होता है अपधन यश अपयश, जो मैंने आपको बताया था। अपधनमान अपमान, अपधनकार अपकार। अब पांचवा है इसका अभी। ये देखिए अभी, ये जो है ना, ये यहाँ तक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आखिरी 22 तक, ये संस्कृत के ये क्या है? उपसर्ग है। तो आप इन्हें भी याद कर लीजिए। इन 22 उपसर्गों को आप याद कर लोगे तो आप कहीं पर भी उपसर्ग में गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा। आप एक अनुमान, एक अंदाज लगा सकते हो कि जैसे दुर
का अर्थ होता है बुरा, कठिन। अगर यहाँ पर जैसे अगर पूछ ले कि दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार में उपसर्ग कौन-सा है? तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे छाँट दोगे दुर्धनजन, दुर्जन। आपको तुरंत याद आ जाएगा दु और ये ज के ऊपर आधा र फुटा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये कौन-सा है? संस्कृत का उपसर्ग है। तो इसका उपसर्ग क्या है? दुर। तो ऐसे आप पहचान लोगे। दुर्दशा, तो ये देखिए ऊपर द के ऊपर आधा र फुटा हुआ है। दुर्दशा, ये दुर, इस दुर में जो ये नीचे हलंत का चिन्ह है, ये क्या दिखाता है? ये आधार दिखाता है ना? तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप अध्ययन कर लोगे। आप इसको पॉज़ करके आप ये सभी देख लीजिए। परा का मतलब होता है उल्टा, पीछे। हमने आपको बता दिया था पराधनंजय, पराजय। परि, परि का मतलब होता है आस-पास, चारों तरफ। जैसे हम कहते हैं ना पर्यावरण, पर्यावरण हमारे चारों तरफ जो हमारे चारों तरफ घिरा हुआ क्या है? पर्यावरण, पर्यावरण, परिधन, आवरण, पर्यावरण, है ना? उस टाइप से ये चारों तरफ। तो परिधनजन, परिजन, परिधन पूर्ण, परिपूर्ण, इस टाइप से आप ये सभी आप इन सब 22 उपसर्ग को अच्छे से पढ़ लीजिए। देख लो आप। अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, उप, तत्, दुर, दुस्, निर, निष्काम, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, ये सब आप अच्छे से इनको 22 उपसर्ग को पढ़ लीजिए, तो आपका उपसर्ग कहीं पर भी गलत नहीं होगा। आपके उपसर्ग का प्रश्न कहीं पर भी गलत नहीं होगा। इस टाइप से हमने आपको इनमें से कुछ-कुछ बता दिया है। अब हम आगे देखते हैं। अति का मतलब होता है अधिक, तो अति धन, अधिक, अत्यधिक। फिर अधि का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ, तो अधिकार, अधिपति, अधिनायक, अधिधन नायक, अधिनायक। अनु का मतलब होता है पीछे या समान, अनुधनचर, अनुचर, अनुधनकरण, अनुकरण। जैसे आप इनको देखते जाइए, हम एक-एक शब्द का उल्लेख कर लेंगे, बाकी आप लोग उसे अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अप, बुरा और हीन। अप का मतलब क्या होता है? बुरा और हीन। अपधनमान, अपमान, अपधन यश, अपयश। अभी, अभी का मतलब होता है सामने, चारों ओर या पास। अभिधनयान, अभियान, अभिधनषेक, अभिषेक। फिर इसका है अव, अव मतलब होता है नीव या नीच, अवनति, अवगुण, है ना? अवतार, अवतरण, अवतार अवतरण तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अवगुण अवनति क्या है? ये नुकसान वाला है। अवगुण, अच्छे गुण नहीं। अवनति, उन्नति नहीं हो रही। उसके बाद आ का मतलब होता है तक या समेत, तो आ जीवन, आ धनगमन, आगमन। इस टाइप से आप देख लोगे। उत यानी ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर, ते उत्तम, उत्कर्ष, उत्पत्ति। फिर उप यानी निकट, सदस्य, गुण, उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। तत् यानी उस, तत्काल, तत्पश्चात, तत्सम, तद्भव। दूर यानी बुरा, कठिन, दुर्धनजन, दुर्जन, दुर्धनगम, दुर्गम, दुर्धनदशा, दुर्दशा। इस टाइप से भी आप सभी देख लोगे। पहचान लेना है कि उसको भी द के ऊपर ये मात्रा लगी है, तो ये दुर ये वाला आएगा। फिर दुस यानी बुरा, कठिन, दुश्चरित्र, दुस्साहस। निर यानी बिना, बाहर, निषेध, निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण। निस रहित, पूरा, विपरीत, निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चित। निषेध, अधिकता, नीचे, निवारण, निपात, नियोग, निषेध। परा का मतलब होता है उल्टा, पीछे, पराजय। परि, आसपास, चारों तरफ। परिजन, परिपूर्ण, क्रम, परिपूर्ण, परिमाण। अधिक, आगे। प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति।
प्रति मतलब उल्टा, सामने, हर एक, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष। वि वि का मतलब होता है भिन्न, विशेष, विदेश, विलाप। सम उत्तम, सात, पूर्ण। समधनकार, संस्कार, इस टाइप से। समधनतुष्ट, संतुष्ट। सु का मतलब होता है अच्छा, अधिक। सुधंजन, सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र। इस तरह से संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। और ध्यान रखना, इन उपसर्ग में कहीं पर भी विसर्ग नहीं आया है, इसीलिए उपसर्ग में विसर्ग नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के कितने उपसर्ग थे भैया? 13। हिंदी के 13 उपसर्ग थे। कौन कौन से हैं? तो अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध। तो क्या? अछूता, अथाह, अटल। और अन मतलब अभाव या निषेध, अनमोल, अनबन, अनपढ़। क का मतलब होता है बुरा, हीन, कपूत, कचोट। पूत अनच्छा, कपूत लग गया तो बेकार। कु मतलब बुरा, कुचाल, कुचेला, कुचक्र। चक्र अच्छा चक्र, कुचक्र खराब चक्र। कम या बुरा, दुबला, दुलारा, दुधारो। नि कमी, निंगोड़ा, निडर, निहत्ता, निकम्मा। औ हीन, निषेध। ओगुण, ओघर, ओसर, ओसान। भर पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। सु अच्छा, सुडोल, सुजान, सुगढ़, सुफल। अध आधा, अधपक्का, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा। एक कम, 29, 39, 59, 69। ये तो आप देख ही लोगे कि 29, 39, 59 में कौन सा उपसर्ग है हिंदी का, तो सीधे सीधे लगा देना उन पर। दूसरा बात, परलोक, परोपकार, परसक, परहित, परहित। बिन, बिना, निषेध, बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। ये इस टाइप के इनके उपसर्ग थे और इनके शब्दों के अर्थ थे। तो इसमें 13 उपसर्ग होते हैं। कौन से? अ, अन, क, कु, दु, नी, औ, भर, सु, अध, उन, पर, बिन। अभी अन से बनने वाले निषेध अर्थ में अनमोल, अनकहा, अनदेखा, अनजान, अनकहा, अनदेखा, अनमोल, अनबन, अनपढ़, अनहोतनी, अछूत। अभाव, निषेध, अछूता, अथाट, अटल, अलग, आधा, अधपका, अधमरा। ये सब क्या है? ये सब हिंदी के उपसर्ग से बने हुए शब्द है ये। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये उर्दू फारसी भाषाओं से आकर बने हैं। तो हम देखते हैं। उपसर्ग अल अर्थ होता निश्चित। शब्द होता अलबत्ता, अलगरज, अलमस्त। कम, कम यानी थोड़ा। हीन, कमअक्ल, कमजोर, कम वक्त। खुश यानी अच्छा, खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। गैर यानी निषेध। गैर का मतलब होता निषेध। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। दर मतलब में, भीतर। दरअसल, दर हकीकत। ना, अभाव। नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक। फी में, प्रति, फिलहाल, फी आदमी। और अनुसार, बनाम, बदौलत। सहित वाले, बाकायदा। बाइज्जत, बाअदब। बद बुरा, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। ऊपर, पर, बाहर। बर्दाश्त, बर्खास्त। बिना। ये इस तरह से आप इनके सब देख लेना। उर्दू फारसी के उपसर्ग। अब हम अंग्रेजी के उपसर्ग देखते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग कितने होते हैं भैया? अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं 6। आप सभी जानते हैं, डिप्टी कलेक्टर, सब रजिस्ट्रार, वाइस प्रिंसिपल, जनरल मैनेजर, चीफ मिनिस्टर, हेड मास्टर, हेड साहब। ये सब क्या है? ये सब ये अंग्रेजी के उपसर्ग है। तो ये सब आप देख लेना। सब अधीन, नीचे। सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी सहायक। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस मतलब होता है सहायक, वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल। फिर जनरल मतलब होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। और फिर चीफ मतलब होता
प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी, हेड है ना होता मुख्य, हेडमास्टर, हेड क्लर्क, ये सब क्या है अंग्रेजी के उपसर्ग है और कितने हैं 6 हैं। सब डिप्टी वाइस जनरल चीफ, अगर इस टाइप से आते हैं तो आप तुरंत। इस तरह से आज हमने सामान्य हिंदी में उपसर्ग का अध्ययन किया है। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।